तो आपको बखूबी इल्म है कि 2002 के इलेक्शन में उस वक्त भी पीपल्स पार्टी और बाकी जमातों के भी वो लोग मौजूद थे जिन्होंने इलेक्शन लड़ा, जिनमें फैसल साले अयाद साहब थे, आफ्ताब शेरपाव साहब थे, चौधरी अहमद मुख्तार साहब थे, बाकी इस तरह के दोस्त। और वो इलेक्शन लड़के अदालतों में, बल्कि वो जेलों में थे उससे पहले, वो अदालतों में जाके रिलीफ उन्होंने मिला, उन्होंने बेलें कराई और उन्होंने इलेक्शन लड़े, फिर वो पार्लिमान में गए, फिर वो कैबिनेट में गए। तो सवाल ये है कि अब अगर 2007 में एनआरओ ना आता और वो केसेस मौजूद होते और 2007 में इलेक्शन होना था और वो 2007 में जब होता, तो क्या एनआरओ के ये जो एलिज्ड लोग हैं जिन पे एलिगेशंस हैं, ये इलेक्शन लड़ने से नाअहल थे? अगर तो नाअहल थे और एनआरओ आने की वजह से इनकी अहलियत बनी, तो फिर तो ये बात दुरुस्त है कि एनआरओ के खिलाफ अगर फैसला आ जाता है तो ये लोग अपनी सीटों से मुस्ताफी नहीं बल्कि डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। साहब, एक और चीज ये फरमाइएगा कि इतना अहम केस है और इसकी समाअत होने जा रही है और जाहिर है कि फुल कोर्ट रेफरेंस है, हुकूमत के लिए कोई मसला है कि इस वक्त हुकूमत के पास ना कुल वक्ती वजीर कानून है और ना ही अटॉर्नी जनरल है? ये पोजीशंस आपके पास खाली हैं, खास तौर पे अटॉर्नी जनरल की पोजीशन, ये हुकूमत इस पर गौर कर रही है? यकीनन जी, हुकूमत इस पे गौर कर रही है और अटॉर्नी जनरल की जगह जो इस वक्त हमारे डिप्टी अटॉर्नी जनरल हैं वो भी हैं, अटॉर्नी जनरल आ भी सकते हैं, उसके लिए लीगल ऑफिसर्स भी मुकर्रर हो सकते हैं, उसके तो कोर्ट के कई रंग हैं। लेकिन मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा जो मैं पहले गुजारिश कर रहा था कि अगर तो ये अहबाब जो एनआरओ के बेनिफिशरीज गिने जाते हैं, अगर ये पहले डिस्क्वालीफाइड थे और एनआरओ की वजह से क्वालिफाई हुए तो फिर तो ये डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और अगर अदालतों में केसेस होते तो क्या इनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं थी? तो जवाब यह है कि इजाजत तो थी, क्योंकि लोगों ने इलेक्शन इससे पहले भी लड़े और अदालत के अंदर केस होने से कोई बंदा डिबार नहीं होता। और सदर ममलिकत की क्वालिफिकेशन भी यह है, अगर 2008 में परवेज मुशर्रफ साहब के मुस्ताफी होने पे एनआरओ ना आया होता और हमारी क़यादत पे भी केसेस चल रहे होते, तो फिर भी ये था कि एक शख्स जो पाकिस्तान में कौमी असम्बली का मेंबर मुंतखब हो सकता है, ये बेसिक शर्त है। उसके साथ एडिशनल शराइत भी हैं कि उसकी उम्र कौमी असम्बली में 25 साल है तो सदर के लिए 45 साल है। कौमी असम्बली में मजहब की शर्त नहीं है, वहां पे मुसलमान होना शर्त है। तो फिर तो और सूरत हाल थी। अगर 2008 में जब सदारती इलेक्शन हुआ उस वक्त अगर एनआरओ ना होता और केसेस अदालतों में मौजूद भी होते तो क्या जरदारी साहब इलेक्शन लड़ सकते थे कि नहीं? तो जवाब तो यही है कि वो कौमी असम्बली का मेंबर बनने के अहल थे और उनकी जब नॉमिनेशन हुई तो उनके खिलाफ पाकिस्तान के नामवर तरीन जो दानिशवर और कानूनदान थे, वजीउद्दीन साहब साबिक जज थे, उन्होंने इलेक्शन लड़ा। अगर उनकी डिस्क्वालिफिकेशन का कोई इशू होता तो वो जरूर इसको रेज करते। लिहाजा हुकूमत पे इसका कोई ऐसा इशू नहीं है कि जिसपे हम कोई बहुत परेशानी का आलम हो और इस पे कोई हंगामा आराई होने वाली है और मुल्क का निजाम गिरने वाला है। बल्कि अगर एनआरओ का फैसला ये आता है कि ये डैवान से गलत था, अदालतों में केस ओपन हो जाएंगे और हम जाके अदालतों में अपने केसेस जितने भी लोग हैं वो अपने फेस कर लेंगे। और अगर अदरवाइज फेस कोर्ट फैसला करती है तो जो कोर्ट का फैसला हतमी तौर पे होगा उसके मुताबिक आगे अमल होगा, उसमें कोई परेशानी और कोई इस तरह निजाम के हिलने वाली बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। कमरुज़्ज़मा कायरा हुकूमती मौक़िफ़ दे रहे थे और उन्होंने कहा कि ना सदर पे असर पड़ेगा, ना किसी और वजीर पे, ना किसी और शख्सियत पे जिसने एनआरओ से कंसेशन उठाया है। और हुकूमत का मौक़िफ़ यही है कि एनआरओ पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन है और इसी की तर्जुमानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल कोर्ट के सामने की जाएगी। कमर सा ब्रेक और उसके बाद आइनी और कानूनी जायज़ा लेंगे और एनआरओ में सुप्रीम कोर्ट का स्कोप क्या हो सकता है और क्या वाकई सदर की हैसियत पे इसके कोई असरात रूनुमा नहीं हो सकते इस फैसले के, ये हम पूछेंगे पाकिस्तान के मुमताज़ माहिर आइन और कानून और साबिक वज़ीर कानून जनाब खालिद अनवर से। एनआरओ के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल कोर्ट पीर से रोज़ाना समाअत करेगा और ये फैसला और ये समाअत पाकिस्तान की सियासत पर इंतहाई अहम असरात रूनुमा करेगी। और इस हवाले से हमारी बात हो रही थी वक्फ़े से कबल, हुकूमती मौक़िफ़ हम हासिल कर रहे थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात जनाब कमरुज़्ज़मा कायरा हमारे साथ थे। अब इसके मज़ीद कानूनी और आइनी नुकात का हम तज़िया हासिल करते हैं और जनाब कमरुज़्ज़मा कायरा ने जो मौक़िफ़ पेश किया उसकी आइनी तशरीह हासिल करते हैं। इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के मुमताज़ माहिर आइन व कानून जनाब खालिद अनवर। बहुत नवाजिश खालिद अनवर साहब,
आपने हमें ज्वाइन किया। पीर से एनआरओ के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की समाअत शुरू हो रही है। इससे पहले पाकिस्तान की पार्लियामेंट में ये अप्रूव नहीं हुआ कानून और ऑर्डिनेंस, और इसको हुकूमत को विड्रॉ करना पड़ा कौमी असम्बली में पेश करने के बाद। अब हुकूमत का कहना यह है कि एनआरओ क्योंकि ज़ाइल हो गया है, उसके बाद जो हुकूमती शख्सियात हैं, यानी कि जो वज़रा हैं या ख़ुद सदर साहब हैं या दूसरी अहम तरीन शख्सियात हैं, उनकी मौजूदा हैसियत पे असर नहीं पड़ता अगर उनके ख़िलाफ़ मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं, करप्शन के मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं, या उनके ख़िलाफ़ दूसरे क्रिमिनल केसेस ज़ेर इल्तवा हैं पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के बाहर एनआरओ के ख़त्म होने के बाद, तो उनकी हैसियत किसी हैसियत में मुतासर नहीं होती। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर इसको गैर आइनी करार दे देता है एनआरओ को, तो उसके बाद भी इन शख्सियात पर इनकी सरकारी हैसियत पे कोई असर नहीं होगा। देखिए, इसके दो पहलू हैं। एक तो ये है जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, वो ये है कि अगर ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर करती है तो इसकी इम्प्लिकेशन ये है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा पहले दिन से, यानी 5 अक्टूबर 2007 से। और इसमें एक जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन का, वो नहीं अप्लाई करेगा, क्योंकि ये वॉइड एब इनिशियो हो गया, यानी शुरू से हो गया। तो एक बात तो ये तय हो जाएगी कि इसको इस तरह तस्वर किया जाएगा कि जिस तरह के ये एनआरओ कभी आया ही नहीं था, और अगर किसी को इसके तहत फ़ायदा मिला है वो गलत फ़ायदा मिला है और वो फ़ायदा ख़त्म हो जाएगा। दूसरी बात जो है वो ये है कि बहुत से लोगों ने एनआरओ आने से पहले बेल ली हुई थी, उनके ऊपर क्रिमिनल केस पेंडिंग था नैब कोर्ट में, लेकिन उन्होंने बेल ली हुई थी। अब जो भी बेल लेता है, ये इसको हम इंटरिम ऑर्डर कहते हैं, और जिस दिन मुकदमा ख़त्म होता है या कन्विक्शन होती है या एक्विटल होती है, तो सारे इंटरिम ऑर्डर्स भी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर मिसाल के तौर पे एक शख्स है जो आज वज़ीर है और उसको ये फ़ायदा मिला था एनआरओ के तहत, तो जिस लम्हे से एनआरओ ख़त्म होता है उस वज़ीर को ही इज़ लायबल टू बी री अरेस्टेड, यानी उस वज़ीर को फिर बेल के लिए अप्लाई करना लाजमी हो जाएगा। अब देखिए, ये एक बड़ी एम्बैरसिंग सिचुएशन हो सकती है कि अगर कोई मिनिस्टर्स हैं, 2, 3, 4, 5 मिनिस्टर्स हैं, और उनको जाके अदालत के सामने पेश होना होगा, पुलिस आएगी उनको अरेस्ट करने के लिए और वो बेल एप्लीकेशन देंगे। तो जमहूरियत में मुनासिब यही बात है कि ऐसा वज़ीर इस्तीफ़ा दे दे। खालिद साहब, जो आप उसूल की बात कर रहे हैं, जिस उसूल की आप निशानदेही कर रहे हैं, क्या इसकी एप्लीकेशन आप समझते हैं कि सदर ममलिकत पर भी होती है? क्योंकि इसी तरह के केसेस उन पे भी थे, बेल भी थी और फिर जाहिर है कि वो ख़त्म हुए, या आइन की शिक 248 के तहत वो ये उसूल उन पे अप्लाई नहीं होता, वो इससे मुबर्रा हैं? देखिए, इसके भी दो पहलू हैं। पहली बात तो ये है कि मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, ये पिछले साल की बात ही है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इज़राइल हैं उनके ख़िलाफ़ एक इल्ज़ाम लगा जब वो प्रेसिडेंट थे। टेक्निकली कॉन्स्टिट्यूशनली उनकी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकती थी, इल्ज़ाम ये था रेप का था, तो बहुत सीरियस इल्ज़ाम था। तो जब पुलिस ने अनाउंस किया कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो उसी वक्त प्रेसिडेंट ने फरमाया कि अगर अल्टीमेट डिसीजन ये है कि, और वो इज़राइल के कानून के तहत अटॉर्नी जनरल ये फ़ैसला करता है, अल्टीमेट डिसीजन ये है कि प्रोसिक्यूशन होगी, तो जिस दिन ये फ़ैसला अटॉर्नी जनरल अनाउंस करेगा मैं ख़ुद ही इस्तीफ़ा दे दूँगा। और इसी तरह उन्होंने किया, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया क्योंकि उन्होंने समझा ये बेहतर है। मैं आपको एक और मिसाल कि इटली की अब मैं आपको मिसाल देता हूँ। इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है सिल्वियो बर्लुस्कोनी, उनके ख़िलाफ़ कुछ सीरियस केसेस चल रहे हैं, अब से नहीं चल रहे, 10 साल से चल रहे हैं। उन्होंने ये किया कि उन्होंने एक कानून पास कराया, और इस कानून का तहत ये था कि जो भी प्राइम मिनिस्टर है उसकी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकती जब तक वो प्राइम मिनिस्टर रहेगा। अब इस कानून को चैलेंज किया गया, और चैलेंज किया इटालियन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में,
और पिछले महीने इसका फ़ैसला दिया इटालियन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने, और फ़ैसला ये था कि ये कानून ही इल्लीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल था।